So now, since we have already covered Regulation 3, you remember buy, sell, deal in securities in fraudulent manner. Use and employ in connection with this one. Employ device to defraud in connection. Engage in practice. ये वाला हो गया था. 4 इसमें 3 4 दिया है आपके चैप्टर नंबर 4 में. 5 6 7 8 9 10 5 सेक्शन यहाँ पर करना है. Let's see what exactly do we have to study in this. So let's get started with this one. So when we talk about regulation 5 of this one SEBI FUTP वाला, तो वो बेसिकली बोल रहा है पावर ऑफ द बोर्ड टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, कि बोर्ड का क्या पावर है. कौन सा बोर्ड इधर आएगा? सेबी आएगा. ऑब्वियसली सेबी है ना इधर. हाँ, सेबी का क्या पावर है ऑफ द बोर्ड? ऑब्वियसली पावर ऑफ द सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर इसका. कैन आई राइट दिस क्वेश्चन एज what is the power of SEBI under wait, hold on for a second. Power of SEBI to order investigation under SEBI prohibition of FUTP relating to सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003, कि सेबी का क्या पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस रेगुलेशन. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है देखने की कोशिश करना. दैट पावर ऑफ द बोर्ड टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, अगर बोर्ड या द चेयरमैन, क्या बोला, वेयर द बोर्ड, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ और द ईडी hereinafter referred to as appropriating authority has reasonable ground to believe that, कि सेबी के मेंबर को, उसके चेयरमैन को या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ट्रांजैक्शन जो है वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. ये चीज़ आई थिंक हमने 11C में भी सेम पढ़ी थी. डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट. सेकेंड है एनी इंटरमीडिएरी हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो वो ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन. इसको पढ़ना. इट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एनी पर्सन दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ सच इंटरमीडिएट और पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट और एनी पर्सन टू रिपोर्ट देयर ऑन टू द बोर्ड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11C, की जैसे 11C में दिया है वैसे उसको करना पड़ेगा. सो अभी तक हमको रेगुलेशन 5 समझ में आ रहा है. रेगुलेशन 5 ने वही बोला है जो 11C में हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, कि बोर्ड चेयरमैन अगर ये लोग को या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोग को रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट इन वायलेशन ऑफ दिस रेगुलेशन, या फिर कोई भी इंटरमीडिएरी जो वायलेट कर रहा है एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन एक्सेट्रा, तो सेबी जो है वो ऑर्डर दे सकती है टू इन्वेस्टिगेशन एज पर 11C. खत्म. दिस वॉज नथिंग बट रेगुलेशन 5. नाउ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, दैट इज रेगुलेशन 6, की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर है. तो उसमें भी हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का पावर पढ़ा था क्या? हाँ, पढ़ा तो था शायद. होल्ड ऑन. इसमें सिंपल सा था, when we talked about power of investigating authority, that he may require to furnish such book register before it which is necessary for the purpose of investigation, and he can keep in his custody with approval of chairman for maximum 6 months. एग्जामाइन करा सकता है ओथ पे. अगर किसी पर्सन जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको फाइन लग जाएगा. फिर था दैट सीज कर सकता है रिकॉर्ड्स को पुलिस की हेल्प लेके. मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकता है एंटर करने के लिए, सर्च एंड सीजर करने के लिए प्लेस. तो ये सारी चीज़ें कुछ थी 11C के अंदर. अब पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या है रेगुलेशन 6 के अंदर? तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स का ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी नॉट बिंग इंटरमीडिएरी रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 12 विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटी, मतलब लिस्टेड कंपनी या कंपनी इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड वो वाली,
उसके बाद टू रिक्वायर एनी इंटरमीडिएट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट एनी मैनर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन बुक रजिस्टर डॉक्यूमेंट, सेम चीज़। वो कस्टडी में रख सकता है बुक्स अपने मैक्सिमम फॉर 1 मंथ टू 6 मंथ। However, investigating authority may call for any book register document if needed again. If the person on whose behalf the book register or the document record are produced required certified copy of the book, he shall give certified copy. Okay. To examine him on oath already. किसको? Director, promoter, manager, employee. तो ओरल एग्जामिनेशन के जो नोट्स रहेंगे उसको हम एविडेंस मान लेंगे, बट द एग्जामिनेशन पेपर नोट्स मस्ट बी सीज्ड बाय पर्सन सो एग्जामिनिंग। एग्जामिन ओरली, एग्जामिन हिम ऑन ओथ है। मैनेजर, एमडी, डायरेक्टर, ये क्या है? एम्प्लॉय ऑफ इंटरमीडिएट। प्रायर अप्रूवल पढ़ाया था मैंने, आपको याद है? यहाँ पर है वो। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज विद प्रायर अप्रूवल ऑफ चेयरमैन या फिर मेंबर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी बैंक, एनी ऑथोराइज, एनी अदर अथॉरिटी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन to make the application to the judicial magistrate of first class to keep in his custody the books for maximum 6 months, but not later than the conclusion of the investigation. You can also put the identification mark before returning the books. Every search or seizure made under this regulation as per CRPC होगा 1973। तो ये तो बहुत इजी था यार, इसमें क्या ही था मतलब। देखना है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। इसको कंक्लूड करती हूँ फटाफट। सबसे पहले देखना है रेगुलेशन 3-4 हमने पढ़ लिया अच्छे से। रेगुलेशन 5 में क्या बोला कि पावर क्या है सेबी का टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेबी। तो हमने देखा बोर्ड या फिर चेयरमैन अगर उनके पास रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव है, ट्रांजैक्शन आर डेल्ट इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर सिक्योरिटी मार्केट, या फिर कोई भी इंटरमीडिएट जो वायलेट कर रहा है सेबी का, सेबी एक्ट 1992 उसके रूल्स रेगुलेशन या फिर उसका डायरेक्शन, तो फिर क्या करेगी सेबी? ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन और वो चलेगा अंडर एज पर सेक्शन 11C में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की पावर क्या है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की। सो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, he can inspect the books, inspect any of the book of which company, listed company or company proposed to be listed, to require intermediary or any other person associated with securities market and in any manner to furnish information book। मतलब वो इंटरमीडिएट को बोलेगा या फिर कोई भी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट उनको बोलेगा कि ये बुक फर्निश करके दे। टू कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक मैक्सिमम फॉर 1 मंथ टू 6 मंथ, बट उसके लिए उसको प्रायर अप्रूवल लगेगा किसका? चेयरमैन का। उसको अगर वापस चाहिए बुक तो वो वापस भी मंगा सकता है। देखना है यहाँ पे। वापस भी मंगा सकता है। टू एग्जामाइन ओरली वो डायरेक्टर्स को, प्रमोटर को, मेंबर को, एम्प्लॉय को ओरली एग्जामाइन कर सकता है। जब वो ओरली एग्जामाइन करेगा तो नोट्स जो भी रहेंगे ओरली एग्जामिनेशन के वो एविडेंस के लिए माने जाएंगे, एज इन की एविडेंस के लिए कलेक्ट होगा और वो साइन होगा किसके द्वारा? साइन होगा बाय द पर्सन हु एग्जामाइनिंग दिस। एग्जामाइन हिम ओथ भी आप कर सकते हो मैनेजर को, एमडी को, डायरेक्टर्स को, या फिर एम्प्लॉय को ऑफ इंटरमीडिएट ऑल्सो। So this is the power basically. So if you see over here, if I conclude this as कि इसके powers क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इतना easy है कि आप कॉल कर लो फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट कर लो कोई भी बुक, ठीक है, इंटरमीडिएट फर्निश for require intermediary any other person associated with security market to manner to furnish information, record and documents etc. Keep in his custody any books if needed again तो भी मांग सकते हो। एग्जामाइन करा लो ओथ पे, एग्जामाइन करा लो
orally करा लो. So these are the pointers that you have to be sure in Regulation 6 of SEBI FUT, prohibition of FUTP with Security Market Regulation 2003. So now we're gonna do Regulation 7. We have already done कि चेयरमैन का FA मेंबर का आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन लगेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगा. कोई भी आप इंफॉर्मेशन मंगा रहे हो फ्रॉम एनी बैंक और एनी अदर अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, किसी बैंक से, किसी से भी, तो आपको चेयरमैन ऑफ सेबी या फिर उस चेयरमैन ऑफ मेबी का मेंबर का आपको क्या लग सकता है, आपको अप्रूवल लग सकता है. उसके बाद भी पॉइंट है, वो तो एक पहला पॉइंट था कि चेयरमैन का अप्रूवल आपको कब लगेगा. टू मेक एन एप्लीकेशन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर सीजर ऑफ एनी बुक्स, फॉर सीजर ऑफ एनी बुक्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, आपने अप्लाई किया है JMC ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट क्लास, तो भी आपको क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा चेयरमैन या सेबी का. टू कीप इन इज कस्टडी द बुक्स फॉर पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. एज आई सेड कि 6 महीने तक भी करो तो भी आपको अप्रूवल लगेगा चेयरमैन का. आप कब तक मैक्सिमम दोबारा लगा आपको मंगा सकते हो, कब तक आप मैक्सिमम बुक्स अपने पास रख सकते हो, नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. एंड बिफोर रिटर्निंग बुक्स आप उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना चाहते हो, यू कैन. एवरी सर्च और सीजर मेड अंडर दिस रेगुलेशन एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 चलेगा. जो भी सर्च सीजर आप चलाना चाहते हो, जो भी सर्च सीजर आप चलाना चाहते हो अंडर दिस रेगुलेशन, दैट वुड बी एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन ओवर हियर. एग्जाम में ऐसा आता है, स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर सेबी FU, प्रोहिबिशन ऑफ FUTP विद सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003. नाउ यू कंफ्यूज्ड, ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू. ऐसा तो क्वेश्चन नहीं था ना भाई. अपने को इसका इसी RCD वाले ही चैप्टर में, इफ यू डू द चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे सर्च एंड सीजर का प्रोसेस बताया गया है बाय CRPC में क्या है सर्च एंड सीजर का प्रोसेस. तो आप छाप लो ना इधर, क्या ही प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से चलने वाला है. नाउ रेगुलेशन 8, ड्यूटी टू कोऑपरेट एटसेट्रा. क्या यहाँ पे देखना, क्या यहाँ पे देखना. फिर रेगुलेशन 9, 10, 11 भी करना है. जल्दी आ जाओ. So this we have also studied in 11 say कि duties to cooperate etc with the investigating authority. So who the person who is getting investigated, he is having the duty, all the board of directors, all the directors, members, managers, employees of intermediary, he has duty to, in respect of whom an investigation has been made, to produce the books and to appear before the investigating authority personally when needed. Duty है every member, manager, manager, managing director, employee of intermediary, duty of these person to preserve and produce the books to the investigating authority, all the books, register, other documents, etc. Duty है उनकी that they shall allow the investigating authority to have access to the premises and they should give reasonable facilities for examining any books. जैसे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दो, ठीक है, कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड दे दो, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करा के दो कि वो अच्छे से चेकिंग करने का काम कर सके. प्रोवाइड करो सच अकाउंट, सच बुक टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जो कि एज पर द ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इज रेलिवेंट. सो दिस इज नथिंग बट द ड्यूटी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. Then regulation 9, which is submission of report to the board. So the investigating authority shall on completion of investigation, after taking into full account all relevant facts, submit करेगा report to the appointing authority. Provide that the investigating authority may submit an interim report pending completion of investigation if he has considered necessary in the interest of the investors or market, security market. तो सबमिशन करना है रिपोर्ट टू द बोर्ड. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है, दिख नहीं रहा आपको, सबमिट करेगा रिपोर्ट टू सेबी. फिर है एनफोर्समेंट बाय द बोर्ड. एनफोर्समेंट बाय द बोर्ड में क्या बोला है, रेगुलेशन 10. एनफोर्समेंट बाय द बोर्ड रेगुलेशन 10 में क्या कहा है देखना.
सबसे पहले कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द सेबी। वंस दे रिपोर्ट सबमिट द रिपोर्ट टू द सेबी, सेबी वुड सेटिस्फाई कि अगर सेबी सेटिस्फाइड है कि वायलेशन हुआ है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगी, प्लस इशू करेगी डायरेक्शन एज पर रेगुलेशन 11 एंड 12, provided that the board may in the interest of investors या फिर security market pending the receipt of report provided further that not important. So actions which may be taken by the board regulation 11 12 भी है क्या बेटा? नहीं है, thank God बच गए हम। मैं तो डर गई थी, कितना ही करना पड़ेगा आज। चलो इसको तो ख़त्म करो। अभी तक देखो हमने कितने कवर किए यहाँ पर। इफ़ वी सी दैट कितने कवर किए हमने। सभी एक 1992 का 11C 11D पढ़ लिया, ये वाला कवर हो गया। इसमें एक ही रेगुलेशन पढ़ना है विच इज़ 11 रेगुलेशन 11, ये वाला अभी FUTP वाला। तो ये तो हो गए। अब इनके कुछ पढ़े हैं। मैं ये सोचो अभी क्या कराओ आपको, CBI कराओ, GST इन्वेस्टिगेशन कराओ, फैक्ट्रीज एक्ट कराओ, कॉम्पिटिशन एक्ट कराओ, फिक्रा RBI। चलो देखते हैं, ये वाले पे आ जाओ। नाउ एक्शन विच मे बी टेकन बाय द बोर्ड, कि ऐसे कौन कौन से एक्शन है जो बोर्ड ले सकता है। ऐसे कौन कौन से एक्शन है जो बोर्ड ले सकता है। सो सेबी क्या कर सकती है, सेबी ने देख लिए इतने पाप कर लिए लोग ने, नाउ मेरी बारी है, मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ। तो सेबी जो है वो सस्पेंड कर सकती है ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी, रिस्ट्रेन कर सकती है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, सस्पेंड कर सकती है किसी भी ऑफिस बेरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इम्पाउंड करती है, इम्पाउंड मतलब होता है सीज करना, तो सीज या रिटेन कर सकती है द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट कर सकती है टू एन इंटरमीडियरी in a manner not to dispose or alienate an assets forming part of fraudulent and unfair transactions, ऑफिसर्स या अदर एम्प्लॉयज़ या फिर रिप्रेजेंटेटिव टू रिफ्रेन फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, प्रोहिबिट कर सकती है पर्सनस कंसर्न को फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज अक्वायर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, डायरेक्ट कर सकती है पर्सन कंसर्न को टू डिस्पोज एनी से सिक्योरिटी। द बोर्ड शैल इशू अ प्रेस रिलीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनल ऑर्डर ऑल्सो। इसके बिहाफ में केस लॉ भी है, बट वी हैव टू डू दिस वन राइट नाउ। What kind of actions under SEBI can take under SEBI prohibition of FUTP with सिक्योरिटी मार्केट, रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003। तो सेबी बेसिकली क्या कर सकती है, देखना सेबी के नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या एक्शन ले सकती है कि वो ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकती है, वो रिस्ट्रेन कर सकती है पर्सन्स को फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं एनी ऑफिस बेयरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सीज या फिर रिटेन का ऑर्डर दे सकती है प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, सीजर का एक तो है। तो सस्पेंड कर सकते हैं ट्रेडिंग को, रिस्ट्रेन कर सकते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सिक्योरिटी मार्केट, सस्पेंड कर सकते हैं यानी ऑफिस बेयरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सीज या फिर रिटेन कर सकती है प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट करेगी इंटरमीडियरी को टू डिस्पोज और एलिनेट द एसेट्स। डायरेक्ट करेगी किसको बेटा, डायरेक्ट करेगी इंटरमीडियरी को इन द मैनर नॉट टू डिस्पोज है और एलिनेट एन एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर मैनर। एलिनेट क्या होता है बेटा, ट्रांसफर करना होता है। तो वो डिस्पैच कर क्या बोल रही हूँ मैं, वो सीज करेगी, वो डायरेक्ट करेगी इंटरमीडियरी को टू नॉट टू डिस्पोज या फिर एलिनेट एन एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रांजैक्शन की, जो अनफेयर या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से जो भी एसेट्स हैं इंटरमीडियरी आपके, आप उसको एलिनेट या फिर डिस्पोज या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है that officers, other employees and representatives to refrain from dealing in securities, prohibit the person concerned from disposing of any of the securities acquired in contravention, and direct the person concerned to dispose of any such security acquired in contravention। ठीक है, मतलब एक तो मना कर रही है फिर डायरेक्ट कर रही है। कितने हैं, कुछ मिला कि कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स है। सेबी का क्या पावर है विथ रिगार्ड्स टू द रेगुलेशन। सबसे पहले सेबी जो है वो
ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकती है, ठीक है, सस्पेंड कर सकती है ट्रेडिंग को, रिस्ट्रेन कर सकती है पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, सस्पेंड कर सकती है ऑफिस बेयरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सीज कर सकती है जो भी प्रोसीडिंग्स मिले हैं वो सीज कर सकती है। तो चार चीज़ें समझ में आई, जिसमें से दो सस्पेंड ही है, फिर एक रिस्ट्रेन है और एक सीज वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट को टू नॉट टू in any manner not to dispose of alienate any proceeds taken as forming part of fraudulent and unfair transaction। फिर वो बोला है कि officers the employees and representative to refrain from dealing in securities, प्रोहिबिट कर सकती है पर्सन कंसर्न्ड को फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब डिस्पोजल ऑफ एसेट्स भी करे, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज भी प्रोहिबिट कर रही है। डायरेक्ट द पर्सन कंसर्न टू डिस्पोज ऑफ एनी, डायरेक्ट भी कर सकती है कि डिस्पोज कर ले सिक्योरिटीज को जो मैनर में मैं बता रही हूँ, ठीक है। नाउ द बोर्ड शेल ऑल्सो इश्यू प्रेस रिलीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर, जो भी वो फाइनल ऑर्डर देगी उसके लिए उसको प्रेस रिलीज भी करना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस केस विच इज सेबी एपिलेंट है यहाँ पे वर्सेस कन्हैयालाल बालदेव भाई कन्हैयालाल बलदेव भाई पटेल। नाउ वी ऑल नो किधर हुआ था वो, कन्हैयालाल कहाँ पर मरा था, वो जो दर्जी था कन्हैयालाल जिसको किसी मुस्लिम ने मार के वीडियो भी बनाई थी, उसको आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, और क्या ही कर सकते हो। सेबी वर्सेस कन्हैयालाल बलदेव भाई पटेल, तो बेसिकली उसमें क्या हुआ था, द दिस केस रिजॉल्व दिस बिकॉज उसका नाम कन्हैयालाल था, दिस इज सो बैड। दिस केस इन्वॉल्व्स अराउंड द लीगैलिटी ऑफ नॉन इंटरमीडियरी फ्रंट रनिंग इन सिक्योरिटी मार्केट अंडर द सिक्योरिटी दिस वन। So fact of the case ये है that SEBI investigated into the activities of Shri Kanhaiya Baldev Bhai Patel hereinafter KB for brevity and an individual trader. During the investigation, it was found that KB was putting orders ahead of orders placed by Passport India Investment Mauritius Limited. One Deepak Patel was the portfolio manager of PII, who also happens to be cousins of KB, and one Shri Anand Kumar Baldev Bhai Patel, here in AB for brevity. अच्छा छोड़ दो ये AB. It was alleged that Deepak Patel provided information to KB and AB regarding forthcoming trading activity of this company. It is to be noted that the traders were executed using the telephonic number registered in the same of AB at the common residential address of KB and AB. Taking advantage of the information received from Deepak, KB had indulged in trading before this one. Consequently, squared off the position when the order of PI were placed in the market. It was estimated that KB earned a total profit of this much from the alleged trades held. The object of the purpose of FUTP 2003 is to curb market manipulation. Market manipulation is normally regarded as an unwarranted interference in the opinions of ordinary market forces to supply and demand, and thus undermines the integrity and efficiency of the market. Can I just conclude this here like that? Because we do not have this much of time to read this during the one day examination. So I would like to stick the sticky notes. I'm finding it. I'm trying to find it. Let me get it. Where is it? Oh my god, where is it? I just had it, but ठीक है, doesn't matter. So this case I have already noted down, but short form के लिए मुझे वहाँ पे लिखना था कि याद है। सेबी एपिलेंट था वर्सेस कन्हैयालाल बलदेव भाई था। So दीपक was a फैक्ट क्या था केस का, that दीपक a portfolio manager of company who was cousin of Kanhaiya and Anand gave UPSI and made profit out of it. So Deepak, a portfolio manager of company who was cousin of Kanhaiya and Anand, gave UPSI and made profit out of it. So conclusion ये था, the law of confidentiality has bearing on this case. It is to be proved that person who tipped were under a duty to keep the non-public information under confidence. Breach of duty was known to the tippee and still he tipped. So concerned parties were involved in fraudulent practices. So a bulk purchase and subsequent transactions are so connected that no other conclusions but joint liability of both. This is the conclusion of it. So what I have to write over here in this one so that I can remember also.
that Deepak a पोर्टफोलियो मैनेजर, दीपक जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर था, हु वॉज कजिन ऑफ कन्हैया लाल एंड आनंद. सो दीपक जो था वो कन्हैया लाल का कजिन था, कन्हैया लाल का कजिन था, ठीक है, और आनंद का कजिन था. तो अभी तक हमने क्या देखा कि दीपक जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर था, और दीपक जो था वो कन्हैया लाल का कजिन था और आनंद का कजिन था, आनंद, ठीक है. सो एंड गेव यूपीएसआई, दीपक ने यूपीएसआई दिया एंड मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है. ये इसका वो है कंक्लूजन, इसका इतना सा है दैट इधर अगर हम पढ़ते, द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हैज बियरिंग ऑन दिस केस. इट इज टू बी प्रूव्ड दैट द पर्सन हु टिप्ड वर अंडर अ ड्यूटी टू कीप द नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अंडर कॉन्फिडेंस. It is to be proved that, and breach of duty was known to the tippee and still he tipped. So concerned parties were involved in fraudulent practice. A bulk purchase and subsequent transaction are so connected that no other conclusion but joint liability of both. So how do I do this? It is to be proved that Deepak was under a duty to keep the confidentiality. पहला चीज. Second, bulk purchase and subsequent transaction are so connected that no other conclusion but joint liability of both. That no other conclusion but joint liability of both. So this we're gonna stick over here because we do not have that much of time to read all this. समझ आया इतना? अच्छा, we have to also write ना. So SEBI versus Kanayalal Baldevbhai Patel. So here SEBI was appellant versus Kanayalal Baldevbhai Patel. So we better done with this one. Now we're gonna move forward with the next one that we have to do. So let's see what do we have to do now. RBI है, FICRA है, competition है, factories है, GST investigation है, CBI है. What do you want to do? Shall we proceed with RBI? Let's see, देखते हैं RBI में है क्या क्या. So RBI बहुत छोटा सा इतना ही है. Let's do this one. देखते हैं RBI के बारे में क्या कहा है. Let's understand this one. So सबसे पहले देखना RBI के बारे में क्या कहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बारे में, दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45N1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन यहाँ पे टोटल 45N1, N2, N3, देन 45NAA1 and AA2. सो 45N1 क्या बोल रहा है, दैट RBI कैन इंस्पेक्ट. अगेन व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन बाय द RBI. सो RBI जो है कैन इंस्पेक्ट of any non-banking institution. RBI can inspect of any non-banking institution including financial institution for verifying the correctness of or completeness of statement information or particulars. जैसे कि NBFCs हो गई. So we all know that NBFCs is also has to be registered with RBI. So can we say one thing over here, that 45N1 is saying that RBI can inspect of any non-banking institution also. That banking institution comes under the obviously comes under the purview of RBI. But can we say that when we talk about non-banking institutions, in that is like financial institution, जैसे कि NBFCs हो गई, तो इनको भी RBI जो है इंस्पेक्ट कर सकता है. फर्स्ट थिंग.
then RBI can inspect of any non-banking institution being a financial institution if the bank considers as necessary experience to inspect that institution. So that RBI can also inspect of any non-banking institution being a financial institution if the bank considers it's necessary. बैंक बोला है भाई इसका करो तो करो, ठीक है. फिर ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ RBI. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(n)(2), ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर या फिर एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी विच इज गेटिंग इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, which is getting investigated of in non-banking financial institutions like that, to produce the books. Fine, great. फिर 45(n)(3) में बोला है पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी क्या है. सो पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ये दैट दे में एग्जामाइन ऑन ओथ एनी डायरेक्टर ऑफ और एम्प्लॉई मेंबर और एनी कमिटी. कैन वी से दैट पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी में ये वाला पावर सबके पास है अभी तक, जिसमें भी हमने पढ़ा सेबी एक्ट 1992 में, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ FUTP विद सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 में भी ये था दैट दे कैन एग्जामाइन एनी पर्सन ऑन ओथ who are those person, directors, employees, manager, etc., MD, etc. Power in respect of group companies, 45(n)(AA)(1), यहाँ पर ये बोल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द बैंक में एट एनी टाइम डायरेक्ट NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सो द बैंक में एट एनी टाइम डायरेक्ट NBFCs to annex to its financial statement or furnish separately such time date intervals as may be specified like that. ठीक है, कि स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी ला दो. 45(n)(AA)(2) में ये होगा दैट कंपनीज एक्ट में जो बोला है वो तो करो ही, बट द बैंक में एट एनी टाइम कॉज एन इंस्पेक्शन और ऑडिट टू बी मेड ऑफ एनी ग्रुप कंपनी ऑफ NBFCs एट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिट की बात की जा रही है. सो इफ आई जस्ट mark it over here, if I just mark it over here, can we say that जब हमने पहली बात की RBI के बारे में, हमने पहली बात किया तो हमको ये पता चला 45(n)(1) के हिसाब से दैट RBI कैन इंस्पेक्ट ऑफ एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. NBFCs को वो चेक कर सकता है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट. इतना हमको समझ में आया. सेकेंड हमने देखा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स क्या है. सो ड्यूटी है डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉय का टू प्रोड्यूस द बुक. पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ये है दैट ही में एग्जामाइन ऑन ओथ टू एनी डायरेक्टर, एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ एनी कमिटी. ठीक है, इतना समझ में है. फिर पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज ये है 45(n)(AA)(1) में दैट NBFCs जो NBFCs जो है, सो बैंक में एट एनी टाइम डायरेक्ट NBFCs टू अनेक्स टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्निश करे सेपरेटली सच टाइम इन सच इंटरवल्स एज में बी स्पेसिफाइड, जो भी डिटेल्स बैंक से मंगाए. 45(n)(AA)(2) में ये है दैट कि कंपनीज एक्ट में तो जो बोला उसको फॉलो करो. बैंक में एट एनी टाइम कॉज एन इंस्पेक्शन और ऑडिट, किसी भी टाइम पे इंस्पेक्शन ऑडिट करना चाहेगा कर सकता है. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑल्सो कवर्ड विथ इन्वेस्टिगेशन अंडर RBI में इन्वेस्टिगेशन की बात की तो कुछ 3-4 सेक्शन है. 45(n)(1), 2, 3 and then NAA1 and NAA2. So this is how we have done with RBI also. Now we have to done FICRA, competition, factories and then GST investigation also. So what am I thinking over here is कि Competition Act when we see तो Chapter 6 में भी Competition Act के कुछ पार्ट है. So I think कि वो भी जब लूँगी तो कॉम्पिटिशन एक्ट को साथ में पढ़ाऊँगी, सारे सेक्शंस जो दिए चैप्टर 5 और 6 में कंक्लूड करके. जैसे मैंने आपको FUTP का पढ़ाया ना, ये वाला कि सेक्शन 3-4 दिया था चैप्टर 4 में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया था इसमें. सो दिस इज हाउ मैंने चैप्टर 4 का भी पार्ट लिया, 5 का भी पार्ट लिया, क्योंकि एक्ट सेम है. तो वैसे कॉम्पिटिशन एक्ट भी वैसे ही पढ़ाऊँगी. अभी पहले फैक्ट्रीज एक्ट कर लेते हैं, फिर GST इन्वेस्टिगेशन CBI देखते क्या करना है. फैक्ट्रीज एक्ट निकालो बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट निकालो. चलो मैं निकाल देती हूँ, आप लोग भी निकाल लो. फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पर है. सो लेट्स स्टडी दिस वन. व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट, ये कहाँ तक है मुझे वही देखना था. सिमिलरली यार 1 पेज का है. चलो, इनका क्या पावर है विथ रिगार्ड्स टू इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट. सो पावर ऑफ
इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सो एंटर कर सकता है प्लेस पे to reason to believe it used as a factory. So, power of whom? Power of inspector under Factories Act 1948. So, the inspector can enter into at any place which he has reasons to believe that it is being used as a factory. You are saying this is not a factory. This is not a fact. Oh my God, inspector I am. I know this is a factory. So this is a factory. I have a reasonable cause to believe that this is a factory. So this is a factory. Very nice. Examination of premises, plant, machinery, articles, etc. He can do. Great. Inquire into any accident or dangerous occurrence. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मांग सकता है वो लोगों से, फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स जो भी है डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है. सीज कर सकता है. टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर ऑल्सो. ओके. डायरेक्ट द ऑक्यूपायर, फैक्ट्री का जो ओनर रहता है उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं. दैट एनी प्रीमाइस और द पार्ट देयर ऑफ एनीथिंग लाइंग देयर इन शैल बी लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. Direct the occupier that any premises or any part thereof or anything lying therein shall be left undistributed, whether generally or in particular respect, for so long as the necessary. ठीक है, undistribute होना चाहिए. Take measurement, photographs, recordings if he considers necessary for the purpose of examination. Article or substance found likely to cause danger to the health or safety of the worker, तो वो उसको dismantle कर देगा. टेस्ट करने के लिए उसके कुछ पार्ट्स लेकर जाएगा और ही वुड टेक अंडर दोज थिंग्स विच इज़ डेंजर टू द हेल्थ ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. ही कैन टेक दोज थिंग अंडर हिज पोजेशन. सो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हमको क्या समझ में आया? पावर ऑफ इंस्पेक्टर. इसमें हमको ना सिर्फ पावर ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ाया गया है, और भी है क्या देखना पड़ेगा, शायद है, एक दो और है. वी gonna see that. Yes, और है. So, what are the powers of inspector under Factories Act 1948? So, he can enter into at any place which he has reason to believe that this is a factory. First thing, he can examine any article, any machinery, any premises in the factory, of course. तो घुस सकता है, examine कर सकता है. He can inquire into any accident or dangerous occurrence that has happened. वो inquire कर सकता है. Production of books कर सकता है, मांग सकता है वो. ठीक है. रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ बुक. सीज कर सकता है. टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर. एनीथिंग लाइंग देयर इन शैल बी अनडिस्चार्ज. वो ऐसा ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकता है. ही कैन टेक फोटोग्राफ्स, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो. एन आर्टिकल और सब्सटेंस फाउंड इफ इन दैट लाइकली टू कॉज डेंजर और to the health or safety of the workers, he can dismantle that, or he can direct to dismantle that. Also he can take the sample to test under his possession. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? तो अभी तक हमने क्या किया, हम देखें कि इंस्पेक्टर का क्या पावर है. अब सबसे पहले हमने देखा कि फैक्ट्री, अगर उसको लगता है ये फैक्ट्री है तो मैं घुस सकता हूँ. मैं एग्जामिन कर सकता हूँ कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रेमाइसिस, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी में एग्जामिन भी कर सकता हूँ. घुस सकता हूँ, एग्जामिन कर सकता हूँ. मैं बोल सकता हूँ कि ये बुक ला के दे, तो आई कैन रिक्वायर द पब्लिकेशन, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. ठीक है. ही कैन इंक्वायर ऑल्सो इनटू एनी एक्सीडेंटल और डेंजरस ऑकरेंस. ठीक है. फिर सीज कर सकता है. ठीक है. डायरेक्ट कर सकता है ऑक्यूपायर को कि ये सारी चीज़ें जो ये जो छोड़ के आ रहा हो, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहनी चाहिए, अनडिस्चार्ज होनी चाहिए. टेक मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग्स ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द प्रेमाइस एक्सेट्रा. आर्टिकल और सब्सटेंस फाउंड, अगर उसको लगता है कोई भी आर्टिकल, कोई भी सब्सटेंस डेंजरस है, ही कैन डिसमेंटल दैट. ही कैन डायरेक्ट द डिसमेंटल फॉर दैट, एंड ही कैन ऑल्सो टेक दैट सब्सटेंस आर्टिकल अंडर हिज possession. फिर है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो द फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर द मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन रजिस्टर, विच इज फाइन. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी. सो नाउ दिस इज important. According to section 41D1, further off, central government may, in the event of occurrence of my bad, central government may, in the event of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in hazardous process, appoint an inquiry committee to inquire into the standards of health and safety observed in factory, with a view to finding out the causes of any failure or negligence in the adoption of any measures or standard prescribed. This one. So the committee appointed under this one shall consist of chairman and 2 other members, and the terms of reference of the committee and the tenure
shall be determined by the central government. The recommended as the committee shall advisory is not the recommended as of committee shall be advisory and not use. पेनल्टी क्या आएगा फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन अप टू 10K. 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 10K, ये पेनल्टी है. बट यू नो व्हाट डिड आई नॉट अंडरस्टूड इज दैट whoever willfully obstruct the inspector in exercising his power, तो उसको इतना पेनल्टी आएगा. तो बेसिकली इसका ऐसा है कि प्रॉब्लम को वही हो जाती है, हम एग्जाम में समझ नहीं पाते लिखना कैसा. अगर ये क्वेश्चन आता है ना बेटा, पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, so you have to write this. You have to also write this. You have to also write this, that production of documents and power of central government to appoint the inquiry committee. You have to also write this. You have to also write that the power of central government to appoint inquiry committee. उसमें you can write that he can appoint an inquiry committee जिसमें shall consist of chairman and 2 other members, and the term of reference of committee, tenure जो है of office, that shall be as determined by the central government itself. Oh my god, sorry, यहाँ तक है. फिर हो गया इसका लायबिलिटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का कुछ भी क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट टिल हियर कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही कि एंटर घुस सकता है, एग्जामिन कर सकता है, सीज कर सकता है. देखो अच्छा, इसको अभी अगर आपको वन वर्ड में ही लेना है, आपको वन वर्ड में ही लेना है, सो एंटर कर सकता है, घुस सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है इनटू एनी एक्सीडेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मांग सकता है, सीज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है ऑक्यूपायर को, टेक मेजरमेंट्स, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा वो कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है एनी हैजार्डियस गुड्स को और पोजेशन में ले सकता है. सो दिस इज द पॉइंट. व्हाट एल्स? यू हैव टू राइट दिस वन एंड देन द फॉलोइंग देयर इज इट. So this is how we have also done with this one, and I'm liking it. I am liking it. वो कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who's that? ज़्यादा हो रहा है. चलो, so we are done with Factories Act also. Competition as I said वैसे लूँगी. I just am thinking right now कि फिक्रा लूँ या GST इन्वेस्टिगेशन. चलो लेट्स डू GST इन्वेस्टिगेशन, देन विल डू फिक्रा, एंड देन इफ टाइम परमिट्स वी गना डू CBI and Competition Act in this video itself. So let's move ahead with, what did I say, GST investigation. So now we're doing inspection, search and seizure and arrest as per section 67 of CGST Act 2016. CGST 16 आता है, 17 आता है, 17 आएगा ना. GST 2017 में है तो 16 कहाँ से आने वाला है. चलो लेट्स डू दिस. तो समझने की कोशिश करना. सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश की गई है, अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँ तो सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश की गई है अपने बुक के हिसाब से, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 की पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर क्या है अंडर सेक्शन 67 1. उसके बाद दिया है 67(2) के हिसाब से पावर टू सर्च एंड सीजर है क्या. 67(2) यहाँ तक चल रहा है. 67 ड्यूरेशन ऑफ सीजर एंड ऑल दैट क्या है, ठीक है. उसके बाद बताया गया है कि रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलाइड अपॉन. 67(3) है यहाँ पर, ठीक है. 67(3), 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10, 9 भी है, 10. देन 67, 11, देन 12, देन तो बेसिकली 67 का सेक्शन 12 तक, सब सेक्शन 12 तक है जो कि हमको करना है. फिर रेगुलेशन 68 है यहाँ पर, सॉरी माय बैड, सेक्शन 68 है, 69 है, 69 है, मतलब 67, 68, 69. Then we have got which is regulation 70 that we have to cover, and that we're gonna cover from this book itself. उसके बाद कुछ इनकम टैक्स एक्ट के आ जाएंगे जो कि हम बाद में करने वाले. सो वी हैव टू कंप्लीट 67, 68, 69 एंड देन 70. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. सबसे पहले देखना क्या बोला है. सबसे पहले ये कहा है कि इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है. व्हेन वी से इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है. सो इंस्पेक्शन का मतलब होता है मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी अंडर GST. इंस्पेक्शन मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी अंडर GST. सो दिस प्रोविजन
हेल्प्स रिस्ट्रिक्टिंग टैक्स एवेडर्स गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर ऑथेंटिक टैक्स पेयर्स। जो सही वाले हैं, सच्चे टैक्स पे कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके बिहाफ में आप इनको तो रिस्ट्रिक्ट करो, ये जो झूठ बोलकर टैक्स पे नहीं करे। सो जॉइंट कमिश्नर, इफ जॉइंट कमिश्नर हैज़ रीजंस टू बिलीव दैट, if joint commissioner has reasons to believe that, again I'm repeating, if joint commissioner has reasons to believe that, if joint commissioner has reasons to believe that any person engaged in the business of transporting goods or an owner, क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करना again. So any person who has, सो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट है आपके बुक में. सो लेट्स डू इट लाइक दैट ओनली. 67 का 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है जिसने सप्रेस किया है कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और द स्टॉक और स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, हैज़ क्लेम्ड ITC इन एक्सेस ऑफ द एंटाइटलमेंट, मतलब जितना ITC उसको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उसने क्लेम किया है, हैज़ इंडल्ज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी तक आपको क्या क्या बताया है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन है जिसने सप्रेस किया है कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड. क्या बोला मैंने, सप्रेस किया है कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ITC इन एक्सेस क्लेम किया है, इंडल्ज है कोई भी कॉन्ट्रावेंशन में ऑफ द एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर टू इवेड टैक्स. तो अगर वो ये कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड और एन ओनर ट्रांसपोर्टर है, तो मेरे डैड बेसिकली ट्रांसपोर्टर है, आई कैन रिलेट दिस. नाउ ही इज कीपिंग गुड्स विच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्सेस or has kept his account or goods in such a manner is likely to cause evasion of taxes. क्या बोला देखना, a person engaged in the business of transporting goods or an owner, कि जो कि ट्रांसपोर्टिंग में इन्वॉल्व है या फिर जो ट्रांसपोर्टर है, ही इज कीपिंग गुड्स विच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो ऐसे गुड्स को रख रहा है जिसका टैक्स पे नहीं हुआ है. अगेन समझने की कोशिश करना, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स और एन ओनर, ही इज कीपिंग द गुड्स विच हैव एस्केप्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब ऐसे गुड्स को अपनी कस्टडी में रख रहा है जिसका जो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं हुआ है. ओके, एंड इन सच अ मैनर इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्सेस. ठीक है, और हैज़ केप्ट हिज अकाउंट और गुड्स इन सच अ मैनर इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्सेस, इसकी वजह से टैक्स एवेड हो सकता है. तो बेसिकली क्या बोला, दो चीज़ें बोली, कोई भी टैक्सेबल पर्सन है अगर वो सप्रेस कर रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर ITC इन एक्सेस पे कर रहा है, या फिर इंडल्ज है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रूल्स रेगुलेशन देयर अंडर, कोई भी पर्सन जो ट्रांसपोर्टिंग में इन्वॉल्व है या फिर ट्रांसपोर्टर है, अगर वो अपनी कस्टडी में ऐसे गुड्स रख रहा है जिसका टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, और जो है कि टैक्स एवेजन हो सकता है, इन दैट केस ये अगर ये 4 चीज़ें हो रही है, 5 चीज़ें हो रही है, 6 चीज़ें हो रही है, जो भी है, सो द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, या फिर सॉरी इसमें कौन होगा, जॉइंट कमिश्नर होगा ना बेटा. प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा इसमें, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर. तो या तो जॉइंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर. तो अब JC क्या करेगी, ही में ऑथोराइज इन राइटिंग एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू इंस्पेक्ट एनी प्लेसेस और बुक्स ऑफ द टैक्सेबल पर्सन or the person engaged in business of transporting goods or the owner of operator of warehouse or godown on the or any place. तो वो क्या करेगी, JC क्या करेगा, वो ऑथोराइज करेगा इन राइटिंग एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू इंस्पेक्ट एनी प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, की टैक्सेबल पर्सन के बिजनेस का प्लेस देख करा, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है उसके ओनर से मिल के आना जरा. ठीक है, वेयर हाउस और गोडाउन को चेक करके आना जरा. तो ये सारी चीज़ें JC जो है वो डायरेक्ट कर सकती है. तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है. ठीक है, यही पढ़ा है ना अभी हमने, यही पढ़ा है ना बेटा, कि अगर ऐसा होता है तो जो ऑफिसर है, ही कैन ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स या फिर स्टेट टैक्स टू इंस्पेक्ट प्लेस, ऑथोराइजेशन ऑफ सीजर इंस्पेक्शन दे सकता है GST INS 01 में. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद है पावर टू सर्च एंड सीजर, जो कि होगा GST INS 02 में, GST INS 02 में. अब क्या होगा देखने की कोशिश करना. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67(2)